हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की इतिहास की बुक से चैप्टर नंबर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर की पार्ट 7। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 से पार्ट 6 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं किलेबंदियाँ तथा सड़कें से, यानी कि उस वक्त की किस तरह से किलेबंदियाँ हुआ करती थी और उस वक्त की कैसी सड़कें हुआ करती थीं। यहाँ लिखा है, इससे पहले कि हम शहर के विभिन्न भागों का गहन परीक्षण करें, हम उन विशाल किलेबंदी की दीवारों पर नज़र डालते हैं जिनसे उन्हें घेरा गया था। पहले राजा महाराजा शासक के जो किले होते थे उनके चारों ओर एक दीवार होती थी जिसे किलेबंदियाँ कहा जाता है। यहाँ लिखा है कि इससे पहले कि हम शहर के अलग अलग भागों का डीपली ऑब्जर्वेशन करें, हम उन विशाल यानी कि जो ऊंचे ऊंचे किलेबंदी की दीवारें थीं उनके ऊपर नज़र डालते हैं जिनसे उन्हें घेरा गया था। किसे घेरा गया था? किलों को घेरा गया था। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट यानी कोझिकोड भेजा गया दूत अब्दुल रज़्ज़ाक किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया। यहाँ लिखा है कि 15वीं शताब्दी में फारस के एक राजा थे, फारस के एक शासक थे, जिन्होंने अपने दूत को कालीकट यानी जिसका दूसरा नाम है कोझिकोड, वहाँ अपने दूत को भेजा था। उनके दूत का क्या नाम था? अब्दुल रज़्ज़ाक नाम था। और जब अब्दुल रज़्ज़ाक यहाँ आए थे उन्होंने वो किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया था। दुर्ग किसे कहते हैं? जहाँ पर जो दीवार होती है उसके अंदर जो किले होते हैं उनको दुर्ग कहा जाता है। इनसे न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेरा गया था। और जो ये किलेबंदी की दीवारें थी, इससे न सिर्फ शहर को घेरा गया था बल्कि कृषि में यूज़ होने वाले जो आसपास के क्षेत्र थे उन्हें भी घेरा गया था और जंगलों को भी घेरा गया था। सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। जो सबसे बाहर की दीवार थी वो क्या जोड़ती थी? पहाड़ियों को जोड़ती थी। एक जगह से दूसरी जगह पहाड़ियाँ बनी हुई थी, वो इन पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। ये विशाल राजगिरी संरचना थोड़ी सी सुंडाकार थी और जो ये विशाल राजगिरी संरचना थी, जो ऊंचे ऊंचे जो दीवार थी जिसने पहाड़ियों को जोड़ा था, उसकी जो संरचना थी थोड़ी सी सुंडाकार थी, यानी कि जो हाथियों की सूंड है उसके आकार, जो सूंड होती है उनके आकार की थी। गारे या जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु का निर्माण में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया था और ये जो दीवार बनाई गई थी किसी भी गारे का यूज़ नहीं किया गया था या फिर इन पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी भी दूसरे चीज़ों का यूज़ नहीं किया गया था। पत्थर के टुकड़े फानाकार थे जिसके कारण वे अपने स्थान पर टिके रहते थे। जो पत्थर होते थे वो फन के आकार के थे जिसके वजह से वो आपस में चिपके रहते थे, अपने जगह पर टिके रहते थे। दीवारों के अंदर का भाग मिट्टी और मलबे के मिश्रण से बना हुआ था और जो दीवार का अंदर का भाग होता है वो मिट्टी और मलबा, इनको दोनों को मिक्स करके बना हुआ था। वर्गाकार तथा आयताकार बुर्ज बाहर की ओर निकले हुए थे। जो वर्गाकार मीन्स स्क्वायर शेप में और रेक्टेंगल शेप में जो बुर्ज थे वो बाहर की ओर निकले हुए थे। इस किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसे खेतों को भी घेरा गया था और इस किलेबंदी की सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि पहले तो इसे जो बाहर की दीवार थी उसे पहाड़ियों को जोड़ा गया था। और इस किलेबंदी की स्पेशल बात ये थी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसे खेतों को भी घेरा गया था। अब्दुल रज़्ज़ाक लिखता है कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत, बगीचे तथा आवास है। अब्दुल रज़्ज़ाक क्या कहते हैं कि पहली दीवार, दूसरी दीवार और तीसरी दीवार के बीच क्या थे? खेत थे, बगीचे थे और आवास थे, यानी रहने के लिए घर थे। और पेश कहता है, इस पहली परिधि से शहर में प्रवेश करने तक की दूरी बहुत है। जिसमें खेत है वहाँ जिसमें खेत है वहाँ जहाँ वे धान उगाते हैं और कई उद्यान हैं और बहुत जल जो 2 झीलों से लाया जाता है।
यहाँ लिखा है कि इस पहली परिधि से शहर में प्रवेश करने तक, यानी कि पहली जो दीवार है और दूसरी जो दीवार है, ये जो परिधि थी, ये जो परिधि थी यानी कि पूरी दीवार इस तरह से होती थी। तो ये जो परिधि थी, इससे पहली परिधि से शहर में एंटर करने तक की दूरी बहुत है, जिसमें खेत है, और ये जो दूरी है पहली परिधि से शहर के अंदर एंटर करने तक की दूरी बहुत है। और ये जो दूरी है, इसमें क्या उगते हैं, इसमें खेत है जहाँ वे धान उगाते हैं, और कई उद्यान है यानी कि फलों के बगीचे हैं, और बहुत जल जो झीलों से लाया जाता है, और उसमें क्या है, जल है जो झीलों से लाया जाता है। इन कथनों की आज के पुरातत्वविदों द्वारा पुष्टि की गई है, जिन्होंने धार्मिक केंद्र तथा नगरीय केंद्र के बीच एक कृषि क्षेत्र के साक्ष्य खोज निकाले हैं। अब ये जो अब्दुल रज़ाक ने लिखा है, पेश ने लिखा है, उनके इस लिखे हुए को आज के पुरातत्वविदों ने स्पष्ट किया है, इसकी पुष्टि की गई है, जिन्होंने धार्मिक केंद्र तथा नगरीय केंद्र के बीच, यानी कि जो धार्मिक केंद्र होते थे, जो टेम्पल्स होते थे, और नगरीय जो केंद्र होते थे, इनके बीच एक कृषि के साक्ष्य को खोजा है जहाँ पर खेती होती थी। ये क्षेत्र एक व्यापक नहर प्रणाली के माध्यम से सींचा जाता था, और ये जो क्षेत्र था किसके जरिए सींचा जाता था, इसमें पानी किस तरह से दिया जाता था, नहर प्रणाली के माध्यम से दिया जाता था, जिसमें तुंगभद्रा से जल लाया जाता था। आपके विचार में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया जाता था? यहाँ लिखा है कि आपके हिसाब से, आपके विचार में कृषि के जो क्षेत्र थे उनको किलेबंद भूभाग में, यानी कि किले के अंदर ही क्यों उनको रखा जाता था, किलेबंद में ही क्यों रखा जाता था? कृषि का जो क्षेत्र होता था उसके चारों ओर दीवार क्यों होती थी? क्योंकि अगर कभी भी राजा को या बादशाह को ये ज़रूरत होता था कि वो बाहर के दुश्मनों से उसे प्रोटेक्ट करे, तो वो उसे प्रोटेक्शन भी कर सकते थे, और दूसरा कि वो अपने अंडर में उसे रखना चाहते थे। अक्सर मध्यकालीन घेराबंदियों का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना होता था। यहाँ लिखा है कि अक्सर मध्यकालीन घेराबंदियों का, यानी जो बीच के जो घेराबंदी होते थे, उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता था कि जिनसे वो उनकी लड़ाई होती थी उनको खाद्य सामग्री से वंचित कर दिया जाता था, जिससे कि अगर उनको खाना पीना नहीं मिलेगा तो वो समर्पण करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये घेराबंदियाँ कई महीनों और यहाँ तक कि वर्षों तक चल सकती थी, और ये जो घेराबंदी थी वो कितने दिनों तक चलती थी, महीनों तक, यहाँ तक कि सालों तक चल सकती थी। आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अन्नागारों का निर्माण करवाते थे, और आमतौर पर जो शासक हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, ऐसे सिचुएशन से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही, यानी कि जो दीवार होती थी उसके अंदर ही वो विशाल अन्नागारों का निर्माण करवाते थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े अनाज को इकट्ठा करने वाले जो भंडार गृह होते हैं उनका निर्माण करवाते थे। विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए एक अधिक महंगी तथा व्यापक नीति को अपनाया। विजयनगर के जो शासक थे, राजा थे, उन्होंने पूरे कृषि भूभाग को, जहाँ तक कृषि होती थी, उसको बचाने के लिए एक से अधिक महंगी और व्यापक नीति को अपनाया। उन्होंने बहुत सारे नीतियों को अपनाया था। दुर्ग में प्रवेश के लिए अच्छी तरह सुरक्षित प्रवेश द्वार थे जो शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे, और जो दुर्ग में प्रवेश करने के लिए, यानी किले में प्रवेश करने के लिए अच्छी तरह से सुरक्षित सेफ प्रवेश द्वार होते थे। प्रवेश द्वार क्या होता है? एंट्रेंस गेट। तो जो गेट जिनसे एंटर किया जाता था, ऐसे सेफ प्रवेश द्वार बनाए जाते थे जो शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। जो शहर को किससे जोड़ते थे? मुख्य सड़क से जोड़ते थे, जो मेन रोड होता था उससे जोड़ते थे। प्रवेश द्वार विशिष्ट स्थापत्य के नमूने थे जो अक्सर उन संरचनाओं को परिभाषित करते थे जिनमें प्रवेश को वे नियंत्रित करते थे। ये जो प्रवेश द्वार होते थे वो ऐसे होते थे जिनसे राजा
हर एक आने जाने को कंट्रोल किया करते थे। किलेबंद बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुंबद तुर्की सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य के चारित्रिक तत्व माने जाते हैं। ये जो मेहराब है और ये जो गुंबद है वो किसकी कला है? वो तुर्की के सुल्तानों की कला है, यानी कि जो तुर्की के बादशाह हुआ करते थे उनकी देन है मेहराब और गुंबद। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि किलेबंद बस्ती में जाने के लिए जो प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब होती थी और साथ ही दरवाजे के ऊपर जो बनी गुंबद होती थी, आप चित्र 7.6 में देख सकते हैं। यहाँ ये चित्र 7.6 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से गुंबद बनाई गई है। ये जो मेहराब होते हैं और गुंबद होते हैं, ये तुर्की सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य के चारित्रिक तत्व माने जाते हैं, यानी कि उन्हीं की देन मानी जाती है। कला इतिहासकार इस शैली को इंडो इस्लामिक यानी हिंद इस्लामी कहते हैं, क्योंकि इसका विकास विभिन्न क्षेत्रों के स्थानीय स्थापत्य की परंपराओं के साथ संपर्क से हुआ। जो कला इतिहासकार हैं इस शैली को, ये जो डिज़ाइन है, ये जो शैली है, इसको इंडो इस्लामिक कहते हैं, क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट है, इसका जो विकास है अलग अलग क्षेत्रों की स्थानीय स्थापत्य की परंपराओं के साथ, यानी कि अलग अलग क्षेत्र के जो स्थानीय परंपरा थी उनके साथ मिल करके इनका निर्माण हुआ। पुरातत्वविदों ने शहर के अंदर की तथा वहां से बाहर जाने वाली सड़कों का अध्ययन किया है। जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने शहर के अंदर की और वहां से बाहर जाने वाली सड़कों का डीपली अध्ययन किया, उनके बारे में खोजबीन की। इनकी पहचान प्रवेश द्वारों से होकर जाने वाले रास्तों के अनुरेखण तथा फर्श वाली सड़कों की खोजों से की गई है। और इनकी पहचान किस तरह से की गई है? प्रवेश द्वारों से, यानी जो एंट्रेंस गेट से होकर जाने वाले रास्तों के अनुरेखण तथा फर्श वाली सड़कों की खोजों से की गई है, यानी जो प्रवेश द्वार से जुड़े हुए जितनी भी सड़कें होती हैं उनसे की गई है, उनसे खोज की गई है। सड़कें सामान्यतः पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर ही इधर उधर घूमती थीं, और जो सड़कें होती थी वो सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्र से बचकर घाटियों से होकर ही इधर उधर घूमती थी, यानी कि घाटियों में ही वो सड़कें बनी होती थीं। सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से कई मंदिर के प्रवेश द्वारों से आगे बढ़ी हुई थी और इनके दोनों ओर बाजार थे। यहाँ लिखा है सबसे इम्पोर्टेंट जो सड़कों में से कई सड़क ऐसे थे जो मंदिर के प्रवेश द्वारों से आगे बढ़ी हुई थी, यानी मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता था उसके आगे से सड़कें होती थी और उन सड़कों के दोनों ओर बाजार हुआ करते थे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।